द पावर स्केलिंग जो हमें इन शिंजू की दिखाई गई है इन द लेटेस्ट चैप्टर हैज मेड अस क्लियर कि ये ग्रुप कितना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है। इवन द पीपल जो कि कागे लेवल के हैं वो भी इनके स्ट्रेंथ और माइट के सामने कुछ नहीं है। टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, हमें चैप्टर के शुरुआत में ही गारा ब्लीड करता हुआ दिखाई देता है, जो कि मासूरी ने अपनी टेलीकिनेसिस वाली एबिलिटी को यूज कर गारा के सैंड शील्ड को तोड़ते हुए किया होगा। फॉर दोस्त जो ये चीजें भूल गए हैं, गारा एक इनविंसिबल सैंड शील्ड पोजेस करता है जो कि उसकी लेट मदर ने अपने चाक्रा से क्रिएट की थी। एंड इवन सास्के अपनी चिदोरी से भी इसको सक्सेसफुली नहीं तोड़ पाया था। हेक इवन रॉकली को भी 5th इनर गेट खोलना पड़ा था, विच मीन्स कि अगर किसी शिनोबी को 1-on-1 फाइट करनी है इन शिंजू से तो उसका पावर लेवल ऑलमोस्ट 7th या 8th इनर गेट जैसा होना चाहिए। बट बाय द एंड ऑफ द चैप्टर बोरूटो कुछ ऐसा रिवील करता है कवाकी के रिगार्डिंग जो कि एक्सप्लेन कर देगी कि आखिर कैसे कवाकी स्टैंड करा है बोरूटो के अगेंस्ट इन द टाइम स्किप। एज यहाँ ये हो सकता है कि कवाकी बहुत जल्द एक्टिवेट करे अपनी खुद की शिनजुत्सु एबिलिटी। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 15 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि रेफरेंसेस से लबालब भरा हुआ है। लाइक इससे पहले अभी तक जितने भी चैप्टर हमने देखे उनको अगर मिलाया जाए तो उनमें से सबसे ज्यादा रेफरेंसेस हमें इसी चैप्टर से मिलते हैं। चैप्टर के कवर पे अब की बार हम रियू को देखते हैं जो कि शिंकी का शिंजू है। एंड बैकग्राउंड रेफर करता है रियू की मैग्नेटिक रिलीज सैंड की पावर को, जो कि बहुत सिमिलर है उसकी एक्चुअल पावर से। चैप्टर का नाम हमें यहाँ पर अ वाइब्रेंट लाइफ बताया जाता है, जिसका मतलब होता है एक लाइफ जो कि फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म और वाइटैलिटी से भरी हो, जो कि अगेन एक डबल मीनिंग रखता है कवाकी के पावर को लेके, जो हमें आगे पता चलेगी। चैप्टर की शुरुआत में हम शिंकी, गारा और उसकी टीम को हिडन सैंड के नीचे एक ओरोचिमारू के हाइडआउट में देखते हैं। अगेन हमें ओरोचिमारू वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स, तो आगे आने वाले चैप्टर्स में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम शिंकी, अराया और यूडू को गारा के सैंड शील्ड में सील होता हुआ देखते हैं, जहां अगर इनको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जाए तो अराया एक शिनोबी है हिडन सैंड से जो कि पपटियर है जस्ट लाइक कांकुरो। वो इनोजीन को एफर्टलेसली हरा के नेक्स्ट राउंड में साराडा उचिया से लड़ता है, जहां वो एक लूप होल ढूंढ के अपनी जगह अपने पपेट को यूज करता है साराडा से लड़ने के लिए। वहीं योडो एक कोनोइची है हिडन सैंड की जो कि एक डेलिकेट हियरिंग पावर पोजेस करती है और उसने ऑल्सो टाइजुत्सु में अपनी अच्छी पकड़ दिखाई है। ड्यूरिंग चूनिन एग्जाम वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है शिकाडाई को हराने में, एक्सेप्ट शिकाडाई उसकी हियरिंग वाली एबिलिटी को समझ जाता है और वो पेपर ब्लास्ट की मदद से उसकी हियरिंग में बाधा ला अपनी शैडो लिमिटेशन टेक्निक से हरा देता है। वाइल हम ऑलरेडी जानते हैं कि शिंकी फॉस्टर सन है 5th काज़ेकागे गारा का, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शिंकी के बहुत अच्छे टाइप्स हैं बोरूटो से, इवन कवाकी से भी। तो मे बी हिडन सैंड को और इन शिंजूस को एक साथ पता लगा होगा कि बोरूटो की लोकेशन क्या है। एंड गारा यहाँ पर खुद आया है, ये रेफर करता है उसकी फ्रेंडशिप नारुतो के साथ, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि ऐसे मिशन पे होकागे खुद क्यों आएगा। मे बी उसने ऑलरेडी प्लान कर रखा हो कि जब वो बोरूटो से मिलेगा तो वो उससे पूछेगा कि आखिर उसने नारुतो को क्यों मारा था। यहाँ हमें एग्जैक्टली तो नहीं बताया जाता है कि ये लोग इस ओरोचिमारू के हाइडआउट में कैसे पहुंचे, बट चैप्टर की शुरुआत से हमें पता चलता है कि गारा ही वो बंदा है जिन्होंने टीम शिंकी को सील किया है और वो उन्हें वक्त रहते वहाँ से एस्केप करने को बोलता है, एज गारा बहुत ही बुरी हालत में है। हम मासूरी के बनाना जैसे छिलके वाले केप को लेविटेट होता हुआ देखते हैं, जहां वो कहती है कि गारा ने अगर अभी कुछ नहीं किया तो वो अपनी ब्लीडिंग की वजह से मर जाएगा। बट गारा कहता है कि मैं अपनी लाइफ को दांव पे लगाने के लिए रेडी हूँ, एज अगर उससे यंगर जनरेशन का फायदा होता है तो उसमें क्या ही बुराई है। ये रेफर करता है नारुतो के साथ हुई सिमिलर सिचुएशन को ड्यूरिंग चूनिन आर्क, जहाँ नारुतो ने कुछ सिमिलर किया था पूरे लीफ विलेज को बचाने के लिए। आई डोंट नो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, बट गारा आई गेस यहाँ पर शिंकी और उसके बाकी टीम मेंबर के सैंड को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता है, जहाँ एज सून एज वो क्लॉक रिम जैसे ही गारा को काटने की कोशिश करते हैं, शिंकी अपनी मैग्नेटिक सैंड की मदद से गारा के फीड को तोड़ देता है। इट जस्ट शोज कि शिंकी की मैग्नेटिक सैंड कितनी सुपीरियर है गारा के नॉर्मल सैंड से। एज सून एज क्लॉक रिम जैसे ही गारा को काटने आता है,
शिंकी अपने मैग्नेट रिलीज सील को यूज करके अपने पापा को उस अटैक से बचा लेता है। यहाँ पर अगेन ये पैरेलल करता है कवाकी के द्वारा सील किए गए नारुतो से, जहाँ पर उसको भी इसी चीज का डर था कि कुछ सिमिलर होगा नारुतो के साथ अगर वो सुकी खुले छोड़ दिए गए तो। एंड ही वाज राइट, यहाँ पर हमें कुछ वैसा ही तो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शिंकी थोड़ा सा लेट है गारो को सील करने में, पर यही बेस्ट ऑप्शन है आई गेस। इन मेनी वेज शिंकी और कवाकी की स्टोरी बहुत ही सिमिलर भी है, एज दोनों ही होमलेस बच्चे अडॉप्ट किए गए उनके रिस्पेक्टिव विलेज के कागेस द्वारा, जो कि अपने फॉस्टर फादर को बचाने के लिए अब अपनी खुद की जान दांव पे लगा रहे हैं। आई लव हाउ शिंजू का दांत भी उसी सील के साथ फंस जाता है, लाइक ये सील एक तुरंत मूवमेंट पे बनी। शिंकी कहता है कि विलेज के फ्यूचर के लिए गारा का जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि एक कवाकी की आइडियोलॉजी को रेफर करता है यहाँ पर यहाँ पर मासूरी के उसको चिढ़ाते कि उसे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। हम अनफॉर्चुनेटली शिंकी को एक पेड़ में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखते हैं। शिंकी जाते जाते अपने बाकी टीममेट्स को बोलता है कि वो अंकल कॉन्कूरो को यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब रिपोर्ट करें, बट इवन आफ्टर ऑल दिस शिंकी मैनेज कर लेता है गारा को सक्सेसफुली सील करने में, जिसकी वजह से आई गेस गारा की ब्लीडिंग भी सील हो चुकी है। मासूरी इसी चीज को पॉइंट करती है कि शिंकी के पेड़ में बदल जाने के बाद भी ये सीलिंग जुत्सु अभी भी इंटैक्ट है, विच जस्ट शोज कि हाउ मच अ पोटेंशियल शिंकी पजेस करता है इन दिस न्यू जनरेशन ऑफ शिनोबी। बट ये चीज मासूरी को एक आइडिया भी देती है कि वो शिंकी की मदद से एक उसी का शिंजू बना सकती है, और इसी वजह से हम एक नए शिंजू को देखते हैं नेम्ड रियू। बैक टू द करंट टाइम, कॉन्कूरो हमें बताता है कि जो गारा के ऊपर सीलिंग हुई है उसको सिर्फ शिंकी ही अंडू कर सकता है। ऐसा करने के लिए पहले उनको शिंकी को वापस से सही करना होगा, और इसीलिए वो शिकामारू से मदद मांगता है कि क्या वो कुछ जानता है इस सील को अनडन करने के लिए, या फिर जो लोग पेड़ बन चुके हैं उनको सही करने के लिए। बट आई जस्ट डिडंट गेट इट। हिडन लीव्स तेरी क्या ही मदद करेगा जब सैंड रिलेटेड जुत्सु तो तुम्हारे विलेज के हैं। बट शिकामारू यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि उनको कोई शिंकी जैसे सेम चाक्रा सिग्नेचर वाला बंदा कहीं आसपास देखने को मिला है अभी रिसेंटली। ये चीज वो ये इंश्योर करने के लिए पूछता है कि कहीं शिंकी किसी शिंजू में तो ऑलरेडी चेंज ना हो गया हो। एज हम जानते हैं कि हिदारी के चाक्रा सिग्नेचर एकदम ही सिमिलर थे सास्के से जब वो विलेज में एंटर किया था। कॉन्कूरो कहता है कि अभी तो उन्होंने कोई भी ऐसा चाक्रा सिग्नेचर एनकाउंटर नहीं किया है, बट वो अपनी नजरें बनाए रखेगा ऐसे इवेंट पे। शिकामारू भी कहता है कि वो इन इवेंट्स को सोचने और समझने में अपना टाइम दे रहे हैं, और उनको जैसे ही कुछ पता चलेगा इसके रिगार्डिंग तो वो कॉन्कूरो को जरूर बताएगा। आई लव कि ये सारे फिनोमेना ऑल ओवर द शिनोबी वर्ल्ड हो रहे हैं, जस्ट नॉट इन द डीप विलेज। ऐसे बहुत ही ज्यादा क्लेवर वे है राइटर्स का इन बाकी सारे विलेजेस को इंक्लूड करना इन दिस स्टोरी। कॉन्कूरो एक और चीज फेवर में मांगता है कि वो ये सारी चीजें अपनी वाइफ टमारी को ना बताए कि गारा और शिंकी के साथ क्या हुआ है, नहीं तो वो चिंता में आ जाएगी। बट आई गेस इस पॉइंट पे टमारी को पता ही चल जाएगा कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आखिर क्या चल रहा है, एज उसका बेटा इन सब चीज के सेंटर में है। सराडा प्रिडिक्ट कर लेती है शिकामारू के कंसर्न से कि अब से उनको और भी ज्यादा शिंजूस देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली 400 के अराउंड। बट इसी के बाद शिकामारू अभी तक का सबसे बड़ा बॉम्बशेल ड्रॉप करता है सराडा के सामने। वो एक तरह से कंफर्म कर देता है कि वो बोरूटो के साथ मिलकर काम कर रहा है। वो कहता है कि अगर उनका कांटेक्ट कभी बोरूटो से होता है तो वो उसे जरूर इन्फॉर्म करे। ऑल्सो होकागे चेम्बर्स में हम एक टोड को देखते हैं ये कन्वर्सेशन सुनते हुए, जो कि आइदर बोरूटो या काशिनकोजी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम रियो को उसकी फुल फॉर्म में देखते हैं, जिसका डिजाइन मुझे कम्प्लीटली ऑसम लगा। लाइक रिसेंट टाइम में हमने जो भी शिंजूस देखे हैं वो सब एक से बढ़कर एक बढ़िया लग रहे हैं। बट आई डोंट नो, मैं जब भी रियो को देखता हूँ वो नारुतो से इतना सिमिलर क्यों लगता है। आगे जूरा ये स्टेट करता है कि वही वो बंदा है जिसने रियो का उसका नाम दिया है, बट ये नाम उसकी पर्सनैलिटी को क्रिएट नहीं कर सकती। एज वी नो कि हर शिंजू की एक पर्सनैलिटी और गोल है, बट रियो अपने इस नाम को एक्सेप्ट करता है एज वो एक सोल डिवोटी हो चुका है जूरा का। बट सडनली रियो अपनी मैग्नेटिक सैंड को यूज कर डाइकोटन क्यूब में छिपे कोड को बाहर निकालता है। ये फीट रियो ने अपने मैग्नेटिक सैंड से दिखाई है, जो कि नलिफाई करती है कोड के क्लॉ मार्क्स को। मे बी इन फ्यूचर ये हो सकता है कि जब शिंकी हमें वापस देखने को मिले तो वो बोरूटो की हेल्प करे इन फाइटिंग कोड। जूरा कहता है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस ओ करता है कोड को, एज अगर उसके क्लॉ मार्क्स ना होते तो वो अभी यहाँ पर एग्जिस्ट ना करता। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे वर्शिप करेगा। एज वी नो कि हर शिंजू के अपने खुद के गोल हैं, तो उनको किसी को वर्शिप करने की कोई जरूरत नहीं। बट कोड कहता है कि वो उससे गुस्सा
गुस्सा है एस वो बोरूटो या कवाकी को खा के एक चाकला ट्री नहीं क्रिएट कर रहे, जिसके जवाब में जूरा कहता है कि कोड होल्ड करता है एक ग्रज को बोरूटो के अगेंस्ट, तो इसके लिए तो उसी को जाके मारना चाहिए बोरूटो को। वो कहता है कि वो बोरूटो को संभाल ले और बाद में वो कवाकी को एज अ फॉर्डर यूज कर लेंगे। इंटरेस्टिंग हाउ शिंजू ज्यादा इंटरेस्टेड है कवाकी में रादर देन बोरूटो, एज वी नो कि बोरूटो का कार्मा एक्सट्रैक्शन 70 या 80% पे ही रुक चुका था। मीनवाइल क्या इसका ये मतलब है कि कवाकी एक फुल ओत्सुकी स्टेटस गेन कर चुका है? कोड यहाँ पर वार्न करता है कि वो ये खुद डिसाइड करेगा कि उसे किसको मारना है और किसको नहीं, एंड वो कहता है कि उसके बाद वो एक चाकरा फ्रूट को खुद ही डिवावर करके एक ओत्सुकी बन जाएगा। बट उसी के जवाब में जूरा कहता है कि क्या होगा अगर मैं चाकरा फ्रूट खुद ही खा लूं, विच वॉज लाइक वेट अ मिनट, ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा अगर एक 10 टेल जो कि खुद ही एक चाकरा फ्रूट का सोर्स है एक चाकरा फ्रूट को खा ले, क्या वो 20 टेल्स में बदल जाएगा? What the fuck? कोड अब गुस्साते हुए अपने कार्मा को एक्टिवेट करता है और वो जूरा पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट जूरा जस्ट बाय लुकिंग अपने लेजर वाले अटैक से कोड का हाथ काट देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बाकी सारे साइबॉर्ग की तरह अपने हाथ को रीजनरेट नहीं कर सकता। मे बी दीज वर द सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से इशिकी कोड को अपना परफेक्ट वेसल नहीं मानता था। जूरा कोड की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है और वो इतना वीक है कि जूरा को खुद एक टास्क असाइन करना चाहिए कोड को, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। जब से कोड के लिमिटर्स हटे हैं तब से वो जिससे भी फाइट करने गया है उसके बाद वो वन आफ्टर अनदर पर्सन से मार खाते रहा है। इवन आफ्टर जब उसने एक आर्मी बनाई अपने सपोर्ट के लिए तब भी वो मार खाता रहा बाय दीज पावर क्रीप। बट मे बी इतनी सारी डिसरिस्पेक्ट वापस से आके सबको काटेगी व्हेन कोड विल गेट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर। वी नो ओबीटो की स्टोरी जहाँ पर वो वन ऑफ द वीकेस्ट कैरेक्टर था स्टार्टिंग में, बट बाय द एंड ऑफ द सीरीज वो बन जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ दिस ड्राइव। तो इसीलिए जूरा असाइन करता है कोड को कि वो जाके बोरूटो और काशिन कोजी को ढूंढ के उनको मारे, जहाँ पर इस पॉइंट पे उनको अभी भी नहीं पता कि काशिन कोजी कौन है। कोड अपने क्लॉमार्क्स के थ्रू जो ब्लीडिंग उसके हाथ से हो रही है उसे रोकने की कोशिश करता है और यहीं पर मामूशी की एक मसल मेमोरी हिट करती है कोड के द्वारा बुली होने की। तभी वो कहता है कि जब भी वो कोड को एक बुरी हालत में देखता है तो उसे बड़ा मजा आता है। कोड इस डील पे एग्री होता है कि वो बोरूटो और उसके कॉमरेड्स को मार देगा, बट इन रिटर्न इन शिंजूस को उन्हें चाकला फ्रूट देना होगा कोड को। लाइक भाई गॉट नो इंटेग्रिटी, वो बस थाली का बैंगन है। Oh, brother, this guy stinks! बट ये पैनल और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब कोड अपने क्लॉमार्क के थ्रू डिसअपियर होने वाला होता है। वो जाते जाते कहता है कि इन द एंड आई विल गेट द लास्ट लाफ, एंड मे बी इट इज ट्रू। शायद कोड इन द एंड ऑफ द सीरीज कोई ऐसी पावर अवेक कर ले जिसके सामने शिंजू तो क्या बोरूटो और कवाकी भी ना लड़ पाए, लाइक अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था। एंड रियू भी अभी वहीं प्रेजेंट है। वो जूरा से पूछता है कि क्या वो कोड को मार सकता है, जिसके जवाब में वो कहता है वो जो चाहता है वो कर सकता है, वो उसे कोई ऑर्डर नहीं देगा। अगर वो चाहता है कोड को मारने के लिए तो वो उसके पीछे बेशक जा सकता है, विच डजंट एड अप टू द डील जो उसकी कोड से हुई है। एज अगर उसने कोड को एक टास्क असाइन किया है तो उसे रियू को साफ साफ बोलना चाहिए था कि नहीं वो कोड को ना मारे। बट आई गेस ये बिट्रेयल हमें आगे चल के भी देखने को मिलेगा। जब कोड के चाकरा फ्रूट खाने की बारी आएगी तो ये हो सकता है कि रियू उसको बिट्रे करके चाकरा फ्रूट खुद ही खा ले। इससे पहले वो कोड के पीछे जाए वो रियू से पूछता है कि जैसे बाकी सारे शिंजूस के कुछ गोल हैं वैसे ही रियू का क्या गोल है, वो जाते जाते ये बताए। जिसके जवाब में वो कहता है कि वो 5th काज़ेकागे गारा को कंज्यूम करना चाहता है, जो कि एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है बाय द वे, क्योंकि गारा को खाने के पहले उसके अराउंड जो सीलिंग बनी है उसके लिए शिंकी को वापस आना होगा और शिंकी को रिवाइव करने के लिए उसके सोल थॉर्न की जरूरत पड़ेगी जो कि रियू के पास है, और उनको रियू से सोल थॉर्न तभी मिलेगा जब कोई रियू को मारे, which basically means कि रियू का गोल कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अगले पैनल पे हम बोरूटो को होकागे स्टैचूज पे नारुतो के फेस पे बैठा हुआ देखते हैं, जो कि उसका फेवरेट स्पॉट है सिंस चाइल्डहुड। वहीं उसके पीछे कवाकी भी आ जाता है, जहाँ पर ये पैनल रेफर करता है चैप्टर 1 के स्टार्टिंग वाले प्रोलॉग को, जहाँ पर ये काइंड ऑफ अ मीटिंग स्पॉट है दोनों भाइयों के बीच, जहाँ वो अपने झगड़े को रिजॉल्व करते हैं बाय टॉकिंग और बाय फाइटिंग ईच अदर। कवाकी बोरूटो से ये पूछने आता है
कि आखिर बोरूटो ने उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की इंटेरोगेशन के वक्त, जहां बोरूटो अपनी रीजनिंग देते हुए कहता है कि अगर वो कवाकी की आइडेंटिटी रिवील भी कर देता तो ड्यू टू ओमनीपोटेंस लोग थोड़े टाइम बाद ये भूल जाते कि आखिर कवाकी रियली कौन है। बट ऑफ कोर्स ये रियल रीजन नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं कि बोरूटो का ड्रीम है अपनी उज़ुमाकी फैमिली को वापस से रिस्टोर करना। इसको पूरा करने के लिए वो कभी भी कवाकी को नहीं फंसाएगा। वो कहता है कि वो ग्रेटफुल है कि कोनोहा एक पीसफुल टाइम में आ चुकी है। एज 3 साल पहले जब बोरूटो का कारमा एक्टिवेट हुआ था तब से लेके कोनोहा पे मुसीबत लगातार आती रही। बट इन 3 साल के दौरान जो हेट लोगों ने बोरूटो के ऊपर डाल रखी है वो सोचता है कि उसकी वजह से कोनोहा अभी पीसफुल टाइम में है। इवन वो इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल है कि जो हार्ड टाइम बोरूटो को फेस करने पड़े इन 3 सालों में वो उसे बनाते हैं अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। आगे कवाकी बोलता है कि मोमोशिकी का क्या हुआ। बाय द लुक्स ऑफ इट जब बोरूटो का कारमा लास्ट टाइम एक्टिवेट हुआ था तो वो डर के मारे बैटलफील्ड छोड़ के भाग गया था, जिसको बोरूटो समझाते हुए कहता है कि जब 2 साल पहले वो और सास्के कोर्ट से लड़ने गए थे तब वहाँ पर भी बोरूटो को अपना कारमा एक्टिवेट करना पड़ा था। बट इस बार वो मोमोशिकी की टाइम रोकने वाली प्रेजेंस को फील करता है। बाय द वे सास्के और बोरूटो की कोड वाली फाइट को हमें चैप्टर 1 में बताया जाता है, जिसके फ्लैशबैक्स हमें अभी तक नहीं दिखाए गए हैं। बोरूटो कहता है कि इसी के बाद से उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कारमा को एक्टिवेट करके लड़ने की, एज वो बोरूटो को अधमरा या कह लो मरने जैसी हालत पे ले आती है। बट इट ऑल्सो मीन्स कि मोमोशिकी भी 3 साल से बाहर नहीं आया है बोरूटो से, एंड चीजें और भी गड़बड़ हो सकती हैं एज अगर मोमोशिकी कंट्रोल कर लेता है बोरूटो की बॉडी पे। बट यहाँ पर बोरूटो अचानक से टॉपिक चेंज करते कवाकी से उसकी मदद मांगता है इन शिंजू से लड़ने के लिए। इवन कवाकी भी बोलता है कि तुम यहाँ पर टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो। बट बोरूटो हमें आगे समझाता है कि डिवाइन ट्री सबसे पहले आता है। अगर वो किसी तरह डिवाइन ट्री को खत्म कर देंगे और जूरा को हरा देंगे, उसके बाद अगर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता है मोमोशिकी को रोकने का, तो कवाकी बोरूटो को हरगिज मार सकता है। बट लेकिन कवाकी क्या ही कर लेगा, एज हम जानते हैं कि वो इतना ज्यादा वीक है कि वो यहाँ तक कि बेस बोरूटो से भी नहीं लड़ पा रहा था, तो आखिर वो बोरूटो की हेल्प कैसे बनेगा। बट यहाँ पर बोरूटो एक ऐसा सच रिवील करता है जिसको सुन के अमाडो भी शॉक हो जाता है। वो कहता है कि रियलिस्टिकली कवाकी को ट्रेन होना चाहिए नारुतो के साथ, तभी वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। बट एज वी नो कि उनके पास टाइम बहुत ही कम है। बोरूटो एक कड़वा सच बताता है कवाकी के रिगार्डिंग। द रीजन वाई हम कवाकी को इन प्रीवियस चैप्टर से हमेशा हारता हुआ देख रहे हैं इज द रीजन बिकॉज कवाकी से उसकी ट्रू स्ट्रेंथ छुपाई गई है। बोरूटो बताता है कि अमाडो ने कवाकी की ऑफेंसिव एबिलिटी पे लिमिटर्स लगा दिए हैं, जस्ट लाइक हम कोड के देखते हैं। बट ऑल्सो इन एडिशन उसने कवाकी की डिफेंसिव स्ट्रेंथ को 100% पे रख दिया है, जिसका मतलब कि उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी अभी इस समय मैक्सिमम लेवल पे है। तभी हमें ये रिवील होता है कि अमाडो कवाकी की आंखों के थ्रू वो जो कुछ भी देख या सुन पा रहा है उसे वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख या सुन सकता है, जिसको सुन के वो फिगर आउट कर लेता है कि ये हो ना हो काशिन कोजी ने बोरूटो को ये चीज बताई होगी, एज जो टोड उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो इस चीज का सबसे बड़ा हिंट देती है। बट यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि अमाडो ने जिस रेशियो में कवाकी की पावर को बैलेंस किया है उस हिसाब से वो सिर्फ कवाकी को जिंदा रखने में इंटरेस्टेड है। ऑफेंसिव लेवल्स को एकदम कम करना जिससे कवाकी कोई अननेसेसरी फाइट्स में ना जाए, एंड डिफेंसिव एबिलिटीज को हाई पे रखना जिससे कवाकी कभी भी ना मरे। वी ऑलरेडी न्यू कि अमाडो ऐसा क्यों करा है, एज कवाकी का कारमा की है उसकी बेटी को वापस से रिवाइव करने के लिए। तो वो कवाकी से कहता है कि अगर उसे अभी भी बिलीव नहीं है तो वो जाके सीधे अमाडो से बात कर सकता है, अभी के लिए वो वहाँ से जा रहा है। बट कवाकी बोरूटो को रोकते हुए कहता है कि उसका ओपिनियन अभी भी चेंज नहीं हुआ है ओत्सुकी के रिगार्डिंग। जो भी लोग ओत्सुकी से इन्फेक्टेड हैं या फिर उनके वेसल हैं वो उनको जरूर मार के रहेगा। उसमें बोरूटो और कवाकी भी शामिल हैं, बट इससे पहले उनको उन शिंजूस को मारना होगा, जिसमें अगर कवाकी को बोरूटो के साथ टीम अप भी करना पड़े तो वो जरूर करेगा। जहाँ
जहाँ इन दी एंड ऑफ द चैप्टर बोरूटो कवाकी को टॉन्ट करते हुए कहता है कि वो एटलीस्ट बोझ न बने बोरूटो के कंधों पर, जहाँ कवाकी कहता है कि लाइकवाइज मैं भी यही कहता हूँ। एंड चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई नो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कुछ ज्यादा ही लंबा बन गया, एज इस चैप्टर में सॉस की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। बट तुम्हें क्या लगता है इन दोनों भाइयों का अलायंस कितने दिनों तक रहेगा, ये चीज नीचे कमेंट में बताओ। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।